नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। आज हम लोग देखेंगे हमारे अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे अगली सीरीज में आधुनिक काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को। तो आधुनिक काल के रचनाओं, आधुनिक काल की रचनाओं और आधुनिक काल के रचनाकारों के संबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला ये क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा योग वशिष्ठ के बारे में कि अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा व योग वशिष्ठ ही सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता यानी कि दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा योग वशिष्ठ को यानी कि भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की पुस्तक और प्रथम पुस्तक इसको मान सकते हैं, भाषा योग वशिष्ठ को कह रहे हैं। और जो ये राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। ठीक, इसे शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी, फारसी, हिंदी को ही उर्दू कहते थे उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। इंशाअल्लाह खां के बारे में शुक्ल कह रहे हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी, फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे उसी प्रकार ये संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। अभी हिंदी में कविताएं हुई कहाँ, जो ये कह रहे हैं अयोध्या प्रसाद खत्री का कथन है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी हिंदी में वो कविताएं हुई कहाँ। सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वो भाखा है। वो क्या है? वह तो भाखा है, वो हिंदी नहीं। तो अयोध्या प्रसाद खत्री कह रहे हैं। अगला देखेंगे कि क्या है कि यहाँ पे आरंभिक काल में चारों लेखकों में इंशाअल्लाह की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि आरंभिक काल के चारों लेखकों की भाषा चारों लेखकों में इंशाअल्लाह खां जो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार है। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह आए। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में कह रहे हैं कि असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। और अगला है कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। अगला क्या कह रहे हैं कि विलक्षण प्रेमघन के बारे में कह रहे हैं कि प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई देता है। तो कि प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। पुरानी परंपरा से मतलब क्या है? भाषा से है। पुरानी परंपरा से मतलब क्या है? भाषा से। अब अगला क्या कह रहे हैं कि विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला है कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी के लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु निकला था। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी की अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी शुक्ल जी ने कहा था। क्या कहा था कि भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र को बांग्ला से अनुदित नाटक माना है।
सत्य हरिश्चंद्र को शुक्ल जी ने क्या माना है? बांग्ला से अनुदित माना है। अगला क्या कह रहे हैं कि वे सिद्धवाणी में अत्यंत सरल हृदय कवि थे। क्या कह रहे हैं कि वह सिद्धवाणी में अत्यंत सरल हृदय कवि थे। भारतेंदु के लिए कह रहे हैं अपनी सर्वोतमुखी प्रतिभा के बल पर, कह रहे हैं कि अपनी सर्वोतमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बंग देश के मयकाले एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कह रहे हैं कि अपने सर्वोतमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर वंग देश के मैकाले और हेमचंद्र की श्रेणी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्राचीन और नवीन की सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। कह रहे हैं शुक्ल जी कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। अगला कह रहे हैं कि श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। उनके बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कह रहे हैं कि श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। अगला है कि आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में दिखाया गया है वैसे और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। कह रहे हैं कि आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं, शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला देखेंगे कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिन्हें उपन्यास के सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। यानी क्या कह रहे हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिसके उपन्यासों की मौलिक सर्वसाधारण में धूम हुई वो काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। वे वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिसमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। शुक्ल जी कह रहे हैं कि किसके देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के लिए कह रहे हैं कि ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिसमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य की कोट में नहीं आते। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कहते हैं। अगला शुक्ल जी कह रहे हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। कह रहे हैं देवकी नंदन खत्री के बारे में शुक्ल जी कि ये जो है उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी हिंदी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। देवकी नंदन खत्री के लिए इन्होंने कहा है। अगला है उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचना साहित्य कोटि में आती है। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, उनकी रचना साहित्य की कोटि में आती है। दूसरा क्या, साहित्य की दृष्टि में उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। किशोरीलाल गोस्वामी के लिए कह रहे हैं कि साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। अगला, यदि इंदुमती हिंदी बंगला कहानी की छाया नहीं होती तो हिंदी की यह मौलिक कहानी ठहरती। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलारी बाई का नंबर आता। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी की जो इंदुमती है कि यदि इंदुमती किसी
बंगला कहानी की छाया नहीं होती तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई बाई का नंबर आता। अगला कह रहे हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कह रहे हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो क्या कह रहे हैं, निबंध गद्य की कसौटी। अगला कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। शुक्ल जी क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी मानते हैं और इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निरूपणता के साथ स्फुटित है। घटना इसकी ऐसी है जो बराबर हुआ करती है पर उसमें क्या है, भीतर से प्रेम एवं का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। उसने कहा था कहानी के लिए शुक्ल जी का कथन है, क्या कह रहे हैं कि इसके पक्के यथार्थ के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। उसने कहा था कहानी के लिए कहते हैं और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला है कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं कि पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। उसने कहा था कहानी के लिए कह रहे हैं कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। उसने कहा था कहानी के लिए कह रहे हैं। अगले क्या कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा है, बातों का संग्रह कहा है, उनके लेखों को कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को क्या कहा है, बातों का संग्रह कहा है। अगला क्या कहते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। क्या कह रहे हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो पंडित गोविंद नारायण मिश्र हैं और के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। और अगले क्या कह रहे हैं कि इसके आगे कह रहे हैं कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी कि उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषय पर लिखे हुए निबंध नहीं। अगला देखिए क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि यह बेधकई कहा जा सकता है, बेधइक कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। गुलेरी जी के लिए कह रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए कि यह बेधइक कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भिता वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं।
अगला क्या कह रहे हैं कि समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते हैं, एक निर्णयात्मक, एक व्याख्यात्मक। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी की समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते हैं, एक निर्णयात्मक एक व्याख्यात्मक। अगला क्या कथन है इनका कि इन पुस्तकों में एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वाले को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के लिए शुक्ल जी ने लिखते हैं कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में कहते हैं। अगला क्या कहते हैं कि यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी व्यवस्था व्याकरण विरुद्ध और ऊतपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिसमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्हें अपना सुधार किया। उन्होंने क्या किया? अपना सुधार किया। तो द्विवेदी जी के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कह रहे हैं कि ये द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया होता, पर नई प्रस्तुत नहीं किया है, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित उच्चारण यानी कि अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊतपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। अगला कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा। शुक्ल जी कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी ने जो मुस्लिम काल के, प्रेमी जी ने किसको सुना? मुस्लिम काल के भीतर प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त श्रेष्ठ और प्रेम के नाटकों में रक्षाबंधन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दोनों की तुलना किए हैं। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदी काल के भीतर चुना और प्रेमी ने मुस्लिम काल के भीतर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। अगला क्या कह रहे हैं कि केवल प्रोफेसर यानी कि डॉक्टर प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। छायावाद की आलोचना के संबंध में कह रहे हैं कि जो उन्होंने सुमित्रानंदन पंत किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की। क्या कह रहे हैं कि ये जो केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है छायावाद की आलोचना के संबंध में। काव्य अधिकतर क्या कह रहे हैं? काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के लिए कह रहे हैं ये कि काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। अगला क्या कह रहे हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं।
सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूजा और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। महर्षि शरण गुप्त के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले, मद में झूमने वाले कवि नहीं। जब सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूजा भाव और नवीन के प्रति उत्साह देखने दोनों इनमें है। महर्षि शरण गुप्त के लिए कह रहे हैं। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। ये पंडित सत्यनारायण कविरत्न के लिए कह रहे हैं कि उनका जीवन क्या था। जीवन की विविध विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। पंडित सत्यनारायण कविरत्न के बारे में कह रहे हैं। अगला है कि उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमिका तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया है। कह रहे हैं छायावाद के लिए इन्होंने ये कहा था कि उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमिका या वस्तु भूमिका तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। ये क्या कह रहे हैं छायावाद के लिए। अगला कहते हैं कि हिंदी कविता की नई धारा प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः श्री महर्षि शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। छायावाद के लिए कह रहे हैं कि हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः महर्षि शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। छायावाद के लिए उन्होंने कहा था। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे और कल से यहाँ से देखेंगे। आज के लिए इतना है। सभी को राधे राधे। मिलते हैं कल। आधुनिक काल के बारे में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन देखेंगे कल इसके आगे से।